हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सफलता से इश्क करते हैं वे रिस्क से नहीं घबराते हैं। बुरी बात है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी समय है। दोस्तों, न सफ़र डराता है, न सफ़र डराता है, न सफ़र थकाता है। ये खौफ है मुकाम का, ये खौफ है मुकाम का जो सारी रात जगाता है। दोस्तों, आज हम CX बंध के कारण अपक्रिया, जिसे हम नाभिक रागी अपक्रिया कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारे एरिल हैलाइड का रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, इसको हम पहले से समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे CX बंध के कारण प्रतिस्थापन अपक्रिया। CX बंध के कारण अपक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एरिल हैलाइड में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया समान परिस्थितियों में नहीं होती है अथवा बहुत कठिनाई से विशेष परिस्थितियों में होती है। इसका कारण क्या है? अभी मैंने बताया कि जो एरिल हैलाइड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन से नहीं अपक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अपक्रिया होती है, लेकिन नाभिक रागी अपक्रिया नहीं होती है क्योंकि यह ओपन चैन में होती है, जबकि एरिल हैलाइड बंद चेन होती है, कार्बन श्रृंखला की बंद चेन होती है। अब जब अपक्रिया होती है तो बहुत कठिनाई से उच्च ताप और दाब पर होती है। तो इसको हम क्या कारण है इसको हम अच्छी तरह समझते हैं एक ट्रिक द्वारा। हमारा ट्रिक है कि विशेष परिस्थितियों में होती है, बहुत कठिनाई से या विशेष परिस्थिति में होती है क्योंकि पप्पू अनस्टेबल होता है। पप्पू अनस्टेबल होता है, पप्पू अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है? पीस होता है पॉजिटिव चार्ज, ए से 8, पी से पाई बॉन्ड, यू से अनस्टेबल होता है। क्यों? अब हम जानते हैं एरिल हैलाइड के हाइड्रोजन समूह पर 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन युग्म निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर चला जाता है अनुनाद के कारण, तो वहाँ पर हाइड्रोजन समूह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। और इस स्थिति में एरिल हैलाइड अनस्टेबल हो जाता है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज एट पाई बॉन्ड, ये देखो पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब पाई बॉन्ड पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो एरिल हैलाइड अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मीन्स होता है निष्क्रिय होना, अर्थात अपक्रिया नहीं करता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं विशेष में, अर्थात इसके निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1 अनुनाद प्रभाव, नंबर 2 पाई बंध, नंबर 3 एरिल हैलाइड पर उपस्थित धनायन, नंबर 4 प्रतिकर्षण। दोस्तों, अब हम एरिल हैलाइड में प्रतिस्थापन अपक्रिया को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि एरिल हैलाइड समान परिस्थितियों में प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं करता है। यह उच्च ताप, उच्च दाब अथवा विशेष परिस्थितियों में करता है। इस आधार पर हम इसे 3 ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं। पहला OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, दूसरा NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तीसरा CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है और फिनाल बनाता है। ये हमारे पास एरिल हैलाइड है। यह कास्टिक पोटास के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर अपक्रिया करके फिनाल बनाता है। यहाँ पर देखते हैं फिनाल बनता है, OH यहाँ पर फिनाल बनता है और NaCl बाहर निकल जाता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एरिल हैलाइड एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का।
एरिल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड को क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर एलिनीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं एरिल हैलाइड है, यहाँ पर अमोनिया है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब पर इसे अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होता है। ये हमारे पास एनिलीन प्राप्त हुआ है, एलिनीन प्राप्त होता है, ये हमारे लिए एनिलीन है, एनिलीन। और जल प्राप्त होता है H2O, 2CuCl प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एरिल हैलाइड है और यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड को हम इस रूप में, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ टूटने के बाद CuCl निकल जाता है, निकाल दिए हम CuCl निकल जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटता है और O को लेकर बाहर निकलता है, प्लस H2O निकल जाता है और NH2 बचता है। तो इसमें फेनिल समूह भी 2 बार है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एनिलीन को डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, NH2 यहाँ लग गया और ये 2 टाइम है तो यहाँ पर 2 लगा दिए, इसका नाम है एनिलीन। दोस्तों हम जानते हैं जब ये आपका जो एरिल समूह है यहाँ पर NH2 जुड़ता है तो इसे एनिलीन कहते हैं, OH जुड़ता है तो इसे फिनाइल कहते हैं, CH3 जुड़ता है इसे टॉल्यूइन कहते हैं। ऐसे जैसे जैसे नया समूह आता है एक नया यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एनिलीन प्राप्त हुआ है। अब हम पढ़ते हैं CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। दोस्तों अब हम लास्ट पढ़ते हैं CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह अर्थात CN द्वारा प्रतिस्थापन। क्लोरोबेंजीन को पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर फेनिल साइनाइड बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, पिरिडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ गर्म कर दिए, अपक्रिया करा दिए तो हमें फेनिल साइनाइड प्राप्त हो गया। अब हम पूर्ण रूप से एरिल हैलाइड में प्रतिस्थापन अपक्रिया को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमारा है लास्ट धातुओं के साथ अपक्रिया। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया में पहले हम पढ़ते हैं सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। सोडियम धातु के साथ अपक्रिया को हम 2 रूपों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया, दूसरा है फीटिंग अपक्रिया। पहला हम पढ़ते हैं ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया। हेलोएरिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके टॉल्यूइन बनाता है। यह अपक्रिया ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया कहलाती है। हेलोएरिन का एग्जाम्पल हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। या मेथिल क्लोराइड के साथ देखिए अपक्रिया करेगा, यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा और टॉल्यूइन बनेगा, टॉल्यूइन। यह अपक्रिया ऊर्ज फीटिंग अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों यही अपक्रिया अगर केवल सोडियम धातु के साथ अपक्रिया हो तो वह अपक्रिया फीटिंग अपक्रिया कहलाती है, केवल सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। दोस्तों अब हम फीटिंग अपक्रिया को पढ़ लेते हैं। उस फीटिंग अपक्रिया को पढ़ चुके हैं। फीटिंग अपक्रिया हमारा दूसरा है। हेलोएरिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। यह अपक्रिया फीटिंग अपक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं यहाँ पर हेलोएरिन है, ये सोडियम धातु के साथ इसके 2 अणु के साथ अपक्रिया करता है। यहाँ से NaCl बाहर हो जाता है और डाइफेनिल बनता है। यह अपक्रिया फीटिंग अपक्रिया कहलाती है। यही अपक्रिया दोस्तों अगर कॉपर चूड़ के साथ हो जाए
तो यह अपक्रिया उल्मान अपक्रिया कहलाती है और इस स्थिति में भी डाइफेनिल बनता है। तो उल्मान अपक्रिया अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिख दें उल्मान अपक्रिया, उल्मान अपक्रिया हेलोएरिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ पर किसके साथ, कॉपर चूड़ के साथ, कॉपर चूड़ यानी Cu के साथ अपक्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। यह अपक्रिया उल्मान अपक्रिया कहलाती है। उल्मान अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हम सोडियम धातु के स्थान पर कॉपर चूड़ ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2CuCl बनता है। यह अपक्रिया उल्मान अपक्रिया कहलाती है। हाँ, यहाँ पर डाइफेनिल बनता है और 2CuCl बन गया। यह अपक्रिया उल्मान अपक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों हमारा लास्ट है इसमें मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया को गिगनाट अपकर्मक कहते हैं। गिगनाट अपकर्मक अब हम पढ़े हैं सोडियम धातु की जगह, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। सोडियम के स्थान पर मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया हेलोएरिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करके एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाता है या फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाता है। फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाता है। यह अपक्रिया ग्रिगनाट अपकर्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रिगनाट अपकर्मक। कर्मक कहलाती है। हम देख लेते हैं यहाँ पर, यह है एरिल हाइलाइड। एग्जाम्पल ले लिए क्लोरीन के साथ प्लस मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करेगा। ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड देखते हैं हमारे पास MgCl। यह फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड ग्रिगनाट अपकर्मक कहलाता है। अभी कर्मक कहलाता है। दोस्तों अब हमारा अन्य अपक्रिया है जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म।